हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आज हम लोग आइसोमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते क्या होता है। वैसे तो आपको बेसिक नॉलेज इसका 11th में ही मिल जाता है, फिर भी रिपीट करता हूँ मैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बराबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बुलाते हैं? आइसोमर्स के नाम से बुलाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ कार्बन के हिसाब से ही बता देता हूँ आपको फिलहाल में। मान लीजिए यहाँ पर भी 4 कार्बन है और यहाँ पर भी 4 कार्बन है। फर्क क्या है? ये एकदम स्ट्रेट चेन में है और यहाँ पर क्या, ये ब्रांचिंग में है। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मा सेम होगा। इसके पास कार्बन 4 होगा और अगर हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके पास भी कार्बन 4 होगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बट जब हम दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे, अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट ही मुझे चेक करना है, तो मान लीजिए अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम आएगा, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? आइसोमर्स के नाम से बुलाते हैं। तो फिलहाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आइसोमर्स पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर को ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो नाम दिया गया है स्ट्रक्चर आइसोमर्स और दूसरा नाम क्या दिया गया है? स्टीरियो आइसोमर्स करके दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर में चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स करके भी बुलाया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, बट इनका क्या हो, एटम्स के बीच में जो लिंकेज होता है, एक एटम दूसरे एटम से जो कनेक्ट होता है, तो लिंकेज में क्या होता है? डिफरेंस होता है, फर्क आता है। इसलिए किस कैटेगरी में चले जाता है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में चला जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। एक सेंट्रल मैटर है, बराबर। अब उससे कोई भी लिगेंड जुड़ा हुआ है, बराबर। मान लीजिए साइनाइड ग्रुप लेता हूँ, CN। अब दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यही चीज़ का दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अब इसी में जुड़ने का दूसरा भी तरीका हो सकता है। इस वाले में C से जुड़ा है तो इस वाले में हो सकता है दूसरे वाले में क्या हो जाए? N से जुड़ जाए। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसके पास भी M है, इसके पास भी M है, इसके पास भी कार्बन, इसके पास भी कार्बन, इसके पास भी N है और इसके पास भी N है। फर्क क्या है? ये कार्बन से कनेक्टेड है और ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो एटम्स के बीच में लिंक में फर्क आता है, इसलिए किस कैटेगरी में चले जाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर में चले जाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर वैसे 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला नाम दिया गया है लिंकेज आइसोमर, दूसरा नाम दिया गया है आयनाइजेशन आइसोमर्स, तीसरा नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमर और चौथा है सॉल्वेट आइसोमर। अगर सॉल्वेट जो है, सॉल्वेट वाटर है, तो हम लोग उसको क्या नाम से बुलाते हैं? हाइड्रेट आइसोमर करके भी बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक का, तो चलिए एक एक आइसोमर्स को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है आपका वो लिंकेज आइसोमर करके है, बराबर। लिंकेज आइसोमर में ऑलमोस्ट सेम ही है, स्ट्रक्चर ऐसा ही। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट लिंकेज में क्या होता है? डिफरेंस होता है, बराबर। कोई एक आइटम से कनेक्टेड होगा और कोई दूसरे आइटम से कनेक्टेड होगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसको पहचानने का एकदम आसान तरीका है, आपको कोई ना एक क्या दिख जाएगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड दिख जाएगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बीडेंट लिगेंड होता तो 2 डोनर है, बट बॉन्ड बनाने के टाइम पे कोई एक बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे टाइप के लिगेंड अगर आपको दिख गए तो समझ जाने का वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? लिंकेज आइसोमर के कैटेगरी में चला जाएगा। तो फॉर्म व्हेन लिगेंड्स हैव डिफरेंट डोनर एटम्स, बराबर। एम्बीडेंटेड लिगेंड होने चाहिए जिनके पास डोनर 2 होना चाहिए, बट कोई एक डोनेट करे। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ एम्बीडेंटेड का, तो CN होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, SCN भी होता है एक एम्बीडेंटेड लिगेंड, नाइट्रो ग्रुप भी जो होता है वो होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, बराबर। चलिए एग्जाम्पल के समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए CONS35NO2 और +2 का चार्ज है। CONS35ONO और यहाँ पे +2 का चार्ज है। सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी एक कोबाल्ट, यहाँ पर भी एक कोबाल्ट, यहाँ पर भी 5 अमोनिया, यहाँ पर भी 5 अमोनिया, यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप है एक, यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप एक है। फर्क क्या है? देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? N के फॉर्म में लिखा है,
मतलब जो कोबाल्ट से जो नाइट्रोजन कनेक्टेड है, बट यहाँ पर हमने किस फॉर्म में लिखा है, ओ के फॉर्म में लिखा है, ONO में। मतलब यहाँ पर जो कनेक्ट है कोबाल्ट के साथ वो कौन कनेक्ट है, ऑक्सीजन कनेक्ट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, बट इस नाइट्रो में एन से कनेक्ट है और इस नाइट्रो में ओ से कनेक्ट है, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, लिंकेज आइसोमर के कैटेगरी में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर। यहां पर क्या होता है, यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। क्या था, देखिए ये वाला आपका हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसके बाहर जो भी होता है वो आयनाइजेशन स्फीयर। तो इन दोनों के बीच में जो होता है वो लिगेंड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। बाहर वाला पार्ट अंदर जा सकता है और अंदर वाला पार्ट बाहर जा सकता है, मतलब आपको डिफरेंस दिखेगा दो कंपाउंड के बीच में, बराबर। इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। समझाना चाहूँ तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CONH35SO4Br एंड CONH35BrSO4, दोनों में क्या फर्क आ रहा है, पहले वाले में SO अंदर है और Br बाहर है, दूसरे वाले में Br अंदर चला गया, SO4 बाहर आ चुका है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट लिगेंड का एक्शन क्या हो गया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में हो चुका है। इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि अगर मैं इनको एक्वा सॉल्यूशन में डालूंगा, दोनों अलग अलग आयन देगा। ये कौन सा आयन देगा, Br माइनस आयन देगा सॉल्यूशन में, ये कौन सा आयन देगा, SO4 2 माइनस आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में। तो आयनाइजेशन आइसोमर में आप जब उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो तो दोनों अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ये था सेकेंड टाइप। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप जो है उसका नाम दिया गया है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर के बीच में लिगेंड्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। पहली बात, इसका पहचानने का तरीका बहुत आसान है, अगर दो दो सेंटर मेटल आपको दिख जाए तो समझ जाना है कि किस कौन से टाइप में चला गया, ये चला गया है कोऑर्डिनेशन आइसोमर में, बराबर। पर होता क्या है यहाँ पर, लिगेंड का एक्सचेंज बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर। एग्जांपल ले लीजिए समझाने के लिए, मान लीजिए दो स्फीयर है, इसमें भी एक मेटल है, इसके पास भी एक मेटल है, इसके पास भी कुछ लिगेंड्स होंगे, इसके पास भी कुछ लिगेंड्स होंगे, बराबर। हो सकता है पहला वाला कैटायनिक स्फीयर हो और दूसरा वाला एनायनिक स्फीयर हो, नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है ये कैटायनिक स्फीयर और ये एनायनिक स्फीयर, पता कैसे करना बताता हूँ मैं, ठीक है। ये कैटायनिक स्फीयर और ये एनायनिक स्फीयर, ये लिगेंड 1 और लिगेंड 2, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा, ये वाला लिगेंड यहाँ चला जाएगा और ये वाला लिगेंड यहाँ आ जाएगा, तो दोनों कंपाउंड में आपको डिफरेंस दिखेगा, बराबर। सेंट्रल मेटल वही रहेगा बट उसका लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है। चलिए समझते इसको अच्छे से। इन्वॉल्व इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर के बीच में जो होता है लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, CONH36 और Cr, यहाँ पर N दिख रहा है, वैसे एक मिस्टेक है, ये होगा CN6 एंड CrNH36 और CO यहाँ पर क्या हो चुका है, CN6। अब कैटायनिक और एनायनिक तो लिख दिया, पता कैसे चलेगा, तो देखिए सेंट्रल मेटल पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर अमोनिया पे कितना आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा, बराबर। अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, इसके हिसाब से तो कोबाल्ट पे क्या आना चाहिए था, 0 चार्ज आना चाहिए था, बराबर। पर एक्चुअली हमको पता है कोबाल्ट पे जनरली क्या होता है, +3 का चार्ज होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, इस पर +3 डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या बन चुका है, कैटायनिक। अब यहाँ पर देखिए CrCn, एक CN पे -1, तो 6 पे कितना, -6, -6 का उल्टा क्या हो गया, +6, बराबर। पर +6 क्रोमियम का नहीं होता, क्रोमियम का जनरली क्या होता है, +2 होता है या +3 में जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर अगर उसको बैलेंस करना होगा मुझे, तो मेरे को ऊपर क्या चार्ज लगाना पड़ेगा, -4 का चार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 में से 6 चला गया तो क्या हो गया जाएगा, बचेगा आपको +2 बच जाएगा। इसके हिसाब से कौन सा स्फीयर बन चुका है, एनायनिक स्फीयर हो गया। तो मान लीजिए आपका एक कैटायनिक स्फीयर था, ये एनायनिक स्फीयर था, तो इसमें क्या होगा, आप लिगेंड का क्या करवा दो, एक्सचेंज करवा दो, ये वाला लिगेंड यहाँ भेज दो और ये वाला लिगेंड यहाँ भेज दो, तो ये क्या हो जाता है, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर के बीच में। वैसे पता लगाने का तरीका बहुत ही आसान था, बता दिया मैंने, दो सेंट्रल मेटल दिख जाए, समझ जाने का किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कैटेगरी में चला जाएगा।
चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम है सॉल्वेट आइसोमर, और इसको एक और नाम से बुलाते हैं हाइड्रेट आइसोमर करके भी बुलाते हैं। अगर जो सॉल्वेंट इन्वॉल्व वो क्या है, वाटर है तो, ठीक है। नॉर्मली फिर सॉल्वेट बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, इसमें भी आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज होता है, बट किस चीज का, यहाँ पर होता है सॉल्वेंट का एक्सचेंज, वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। CrH2O6 Cl3 बराबर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट में देखते हैं CrH2O5 Cl और यहाँ पर Cl2.H2O। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना है, 5, और आयनेशन स्फीयर में क्या है, 1। तो किस कैटेगरी में चला जाता है ये, हाइड्रेट आइसोमर में चला जाता है। तो अगर आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस दिख रहा है, अगर आपको समझ जाने का किस कैटेगरी में चला जाएगा ये चला जाएगा हाइड्रेट आइसोमर में, बराबर। तो ये रहा ये तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमर देखने वाले हैं, बराबर। चलिए, तो आपके लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूं, आप बताइएगा कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, लिंकेज या फिर हाइड्रेट, ठीक है।